अगर आप सभी को जानना है तैयारी कैसे करनी है, जीके कैसे पढ़नी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंड कैसे करना है, बार-बार रिवीजन कैसे करनी है, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। इसलिए आप सभी को ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखनी है। राम राम भाई सारे ने, मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम पॉलिटी के बारे में पढ़ांगे। भाग 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, मौलिक अधिकारों के बारे में। आर्टिकल 32 जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। उसके बाद आप सभी के लिए मैं 10 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा एक टॉपिक से रिलेटेड, जहां से आप हमेशा गलती करते हो और आपका 1 नंबर वहां से बढ़ सकता है। उसके बाद मैं आप सभी को 5 क्वेश्चन दूंगा, उनका रिप्लाई आप सभी को कमेंट में देना है। मैं आप सभी के लिए ये चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंड कर पाओ। आप सभी को ये वीडियो पूरी देखनी है, तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। तो भाई आज हमें आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ांगे, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है। आप सभी को मैंने कल बता दिया था कि मैं आर्टिकल 32 को आप सभी के लिए अलग से लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं। इसलिए आप सभी को ये वीडियो देखनी ज़रूरी है। मैं आप सबको बता दूं कि आर्टिकल 32 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है, तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ साथ में मैं आप सभी को बताऊंगा कि बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था। आर्टिकल 32 को बोला था हार्ट एंड सोल, संविधान की आत्मा और दिल, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 इसमें 2 तरह के प्रावधान हैं। इसी वजह से 2 तरह की पावर्स देता है। क्या क्या पावर्स देता है? मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसके जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो गया, उसके जो मौलिक अधिकार है उनका वायलेशन हो गया, तो वो क्या कर सकता है, उसको क्या पावर्स हैं? तो आर्टिकल 32 के तहत वो इंडिविजुअल सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट वो क्यों जाएगा? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षक है भाई, गार्जियन। जो इंग्लिश वाले बालक हैं उनने भी मैं साथ साथ कुछ वर्ड्स बताता रहूँगा, आप सभी ने सारी की सारी चीज़ें ध्यान से सुननी है। अब मैं आप सब ने दूसरा पॉइंट बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों को भी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये पावर्स देता है कि अगर किसी इंडिविजुअल के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो रिट जारी कर सकते हैं। ये रिट क्या होती हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, सीधा का सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना है। तो रिट कितने प्रकार की होती हैं भाई? 5 प्रकार की। रिट जारी करने की जो पावर्स आर्टिकल 32 ने सुप्रीम कोर्ट को दी है, वही सेम पावर्स आर्टिकल 226 ने हाई कोर्ट को दी हैं। अब आप सब ये बोलोगे कि ये तो दोनों चीज़ें सेम हो गई, तो फ़र्क क्या हुआ? तो भाई आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट जाने का जो आप सभी के पास पावर है वो क्या है? फंडामेंटल राइट। लेकिन हाई कोर्ट जाने की जो 226 की पावर है वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आती। इनके अंडर जो 5 रिट आती हैं उनके बारे में हम पॉइंट वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होती है भाई हैबियस कॉर्पस। इस रीट का क्या मतलब होता है? मान लो जो स्टेट है
स्टेट की परिभाषा मैंने आप सभी को कल बता दी थी कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सरकार है, पार्लियामेंट है, सारी की सारी चीज़ें स्टेट के अंदर आती है। तो अगर स्टेट किसी भी पर्सन को मान लो इलीगली डिटेन कर लिया, कोई हिरासत में ले लिया, तो उसके खुद के पास भी ये पावर है, वो पर्सन खुद या उसके रिश्तेदार या उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत हैबियस कॉर्पस का यूज करने, हैबियस कॉर्पस का यूज करने। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिटेनिंग अथॉरिटी है, जो लाइक किसी ने ईडी ने गिरफ्तार कर लिया या किसी और स्टेट की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने भी उसको डिटेन किया है, जिसने भी उसको हिरासत में लिया है, सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस जारी करेगी, क्योंकि आप सभी को ये बताना होगा कि आप सभी का जो डिटेंशन है वो एज पर लॉ हुआ है या नहीं, किस बेसिस पर आपने किसी को डिटेन किया है। अगर उसका आधार नहीं मिला, उसका बेसिस कोई स्ट्रोंग नहीं है, तो उस आदमी की जो डिटेंशन है, जो हिरासत है, वो वहीं पर ख़त्म करवा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस और इसी तरीके से जो हाई कोर्ट है वो भी हैबियस कॉर्पस, दोनों के दोनों रिट जारी कर सकते हैं और ऑर्डर दे दिया जाएगा कि आप इसको रिहा करो। तो अब आप समझ गए होंगे, जैसे कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा था सोनम वांगचुक, उनको डिटेन कर लिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। तो अब उनकी पत्नी क्या करेगी? तो वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो वहाँ पर हैबियस कॉर्पस का यूज़ किया था। मैंने आप सभी को ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि आप हमेशा के लिए ये याद कर सको कि उनकी पत्नी ने उनके लिए कौन सी रिट जारी करवाई थी, तो आप सभी को ज़्यादा याद रहेगा। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ रिट के बारे में, जिसका नाम है मैंडामस रिट। इस रिट का क्या मतलब होता है भाई? इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड करते हैं, कमांड देते हैं किसको, वो चीज़ भी आप सभी को जान लेनी है। इस रिट के जरिए हम किसी पब्लिक ऑफिशियल, मान लो कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम मैंडामस रिट के जरिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ लगती है कि हाँ भाई ये ऑफिशियल अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कमांड दी जाती है कि आप अच्छे तरीके से अपना काम करिए। तो भाई आप सबको समझ आ गया होगा कि मैंडामस रिट क्या होती है। इसके लिए मैं आप सभी को एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये एक संस्था है, इस पर केस किया हुआ था लोटस होटल्स ने। अब ये मामला क्या था, ये भी आप सभी को समझना पड़ेगा कि क्यों इस पर मैंडामस रिट आई थी। इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लोटस होटल्स को फाइनेंस करेगी, और जिसकी वजह से लोटस होटल अपनी जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंटिन्यू रख पाएंगे। लेकिन बीच में गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने पैसा देना बंद कर दिया, तो भाई जो एग्रीमेंट है उसका वायलेशन हो गया। तो लोटस होटल्स गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गए मैंडामस रिट लगवाने के लिए। वहाँ पर गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की गलती पाई गई, जिसकी वजह से मैंडामस रिट लगा दी गई और उनको कमांड किया गया कि आप सभी को जो भी पैसा लोटस होटल का बनता है वो आपको देना पड़ेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि दूसरी रिट के बारे में मैंने आप सभी को जो चीज़ें समझाई हैं वो एग्जाम्पल के साथ समझाने की वजह से आपको याद हो गई होगी। थर्ड रिट पढ़ने से पहले
मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हैबियस कॉर्पस इसका मतलब होता है बंदी प्रतिरक्षण। और उसके बाद हमने जो दूसरी पढ़ी थी मैंडामस, इसका मतलब होता है परमादेश। अब आप सभी को ये चीज़ें याद कर लेनी है। उसके बाद हम तीसरी पढ़ेंगे सेटररी, इसका मतलब होता है उत्प्रेषण। इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस रीट के थ्रू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो अपने से लोअर कोर्ट्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं या कोई और ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गया, सारे के सारे जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, उन सभी को कमांड देते हैं कि लोअर कोर्ट्स को अपने रिकॉर्ड्स इन्हें सबमिट कराने पड़ेंगे रिव्यू के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऊपर से कमांड भेज देंगे, भाई जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको हमें जमा करवाओ, हम उसको रिव्यू करेंगे। वो किस लिए करते हैं? सिर्फ ये चेक करने के लिए कई लोअर कोर्ट्स अपनी जुरिडिक्शन से बाहर तो कोई फैसले नहीं दे रहे हैं, कोई इलीगल फैसला तो नहीं दे दिया है। अगर कोई जजमेंट रिव्यू के समय गलत पाया गया, इलीगल पाया गया, तो क्या होगा? जो वो जजमेंट दी गई है उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। नल एंड वॉइड मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यही होती है भाई हमारी थर्ड रिट। अब हम फोर्थ रिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना। ये हमारी चौथी रिट है, फोर्थ रिट। इसके लिए मैं आप सभी को एक वर्ड बताना चाहूँगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेटर देन क्योर इसका मतलब क्या होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन रिट लगाते हैं। कहाँ पर लगाएंगे? वो लोअर कोर्ट्स पर। अगर कोई लोअर कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन से बाहर का कोई मामला सुन रहा है, उसको रोकने के लिए जब तक कि जजमेंट ना आई हो, तब जो फोर्थ हमारी रिट है प्रोहिबिशन, वो लगाई जा सकती है। अब आपने पीछे हमारी थर्ड रिट में भी पढ़ा होगा, जो सर्टररी जो हमारी रिट है, उसके बारे में भी आप सब ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि उसमें भी लोअर कोर्ट्स पर लगाई जाती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वो मामला सुन चुका होता है, जो जजमेंट होती है उसको रिव्यू किया जाता है। अगर वो आउट ऑफ द जुरिडिक्शन सुना गया है या उस पर फैसला ले लिया गया है और वो इलीगल है, तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जुरिडिक्शन से बाहर का मामला लोअर कोर्ट सुन रही है और उस पर फैसला नहीं आया है, प्रोहिबिशन रिट जारी होगी। और सबसे आखिरी जो हमारी रिट है उसका नाम है को वारंटो। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस रिट के तहत किसी भी इंसान से ये पूछ सकते हैं कि अगर आपने कोई ऑफिस होल्ड कर रखा है तो उसको किस अथॉरिटी से होल्ड किया है। मान लो आपने बाय वे ऑफ एग्ज़ाम आप कोई ऑफिसर बन गए और जब आप ज्वाइन करने गए तब आपको पता चला कि आपकी सीट पर कोई ऐसा इंसान बैठा है जिसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं बनती, उसने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, उसका जो क्वालिफिकेशन है वो मैच नहीं होती, लेकिन वो आपकी सीट पर बैठा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो अगर उसकी एलिजिबिलिटी गलत पाई गई तो उसको बाहर कर दिया जाएगा और आपकी सीट खाली करवा ली जाएगी। इस चीज़ के लिए आप सभी ने सारी की सारी चीज़ें सीख ली होंगी,
जो जो चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हैं सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं। अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अब मैं आप सभी को 10 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो डायरेक्ट पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप गलत कर जाते हो क्योंकि कन्फ्यूज़न रहता है। ये 10 क्वेश्चन याद करने के बाद आप सभी का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। आप सभी को ये चीज़ें साथ साथ अपनी कॉपी में लिख लेनी है। तो भाई सबसे पहली बात है, बंगाल का पहला गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा, बंगाल का आखिरी गवर्नर ये कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अब आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैं तीसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जो बंगाल का आखिरी गवर्नर था वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो कौन था भाई? वारेन हास्टिंग्स। उसके साथ साथ अब हम फोर्थ पे चलेंगे। तो फोर्थ में है भाई बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल ये कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल था वही भारत का पहला गवर्नर जनरल। कौन था भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल ये कौन था भाई? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था जो वही भारत का पहला वायसराय था। तो लॉर्ड कैनिंग यही भारत का पहला वायसराय भी था। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। अब हम बात करेंगे भारत के आखिरी वायसराय की। ये कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। अब आप एक चीज़ देखो कि एक ही चीज़ के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और छोटी सी लैंग्वेज का फ़र्क हो जाने के बाद कितना चेंज आ गया है। इसी वजह से आपके पेपर में आपके क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि आप टॉपिक को सिंप्लीफाई नहीं करते। इसलिए मैंने आप सभी को ये टॉपिक सिंप्लीफाई करके दिया है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सीधा का सीधा पेपर में पूछ लेंगे, लेकिन आप लैंग्वेज की कन्फ्यूजन के कारण उसको गलत कर दोगे। और जो चीज़ें आप सभी ये चीज़ करते हो ना कि पेपर में बैठते ही उसको गलत कर दोगे, बाहर आते ही आपको पता चलेगा ये तो मैं गलत कराया, वो सिली मिस्टेक्स ही हमको बचानी है। जो 3-4 क्वेश्चन हम सिली मिस्टेक्स में गलत कर देते हैं वही हमारा सिलेक्शन रोकती है। अगर हम उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। अब हम 9th के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है, 77 भारत का
पहला गवर्नर जनरल। तो जो भारत का आखिरी वायसराय था वही स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अब आप एक चीज देखो जो कि हमारा 10वां पॉइंट है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, या ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल। ये पॉइंट आप सभी को ध्यान रखने हैं। सी राजगोपालाचारी। मैंने आप सभी को ये टॉपिक क्यों कराया है ये आपको समझ आ गया होगा, इसलिए आप सभी को ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करने हैं, बार बार इनको रिवाइज करना है ताकि हमारा स्कोर अच्छे तरीके से हम कर पाएँ। कोई गलती नहीं रहनी चाहिए क्योंकि कन्फ्यूज़न में ही हमारे आंसर गलत होते हैं, इसलिए आप सभी को ध्यान रखनी है ये सारी की सारी चीज़ें। हमने इस वीडियो में आर्टिकल 32 पूरा पढ़ लिया है, उसकी रिट के बारे में पढ़ लिया है, फंडामेंटल राइट अब पूरे हो गए हैं। आर्टिकल 32 क्या था? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ हमने 10 ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि पेपर में सीधे के सीधे पूछे जाते हैं और उनको हम छोटी छोटी गलतियों के कारण ही गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने आप सभी को वे 10 क्वेश्चन भी क्लियर कर दिए हैं। अब आप सभी को 5 क्वेश्चंस का जवाब देकर जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के तहत स्थापित हुआ है? उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? तीसरा हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना किस आर्टिकल के तहत करी गई है? फोर्थ हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं या मेंबर्स होते हैं उनकी समय सीमा या कह सकते हैं आयु सीमा क्या है? फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है कैग किस आर्टिकल के तहत स्थापित है? आप सभी जितने भी इस वीडियो में जुड़े हुए हो इसी अप्रोच से अगर मेरे से पढ़ते रहोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। आप सभी को सारी की सारी वीडियोस पूरी देखनी है। इसी तरीके से जब आप ये 5 क्वेश्चंस का जवाब दोगे तो आप सभी को अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और तब आप कमेंट्स में जवाब देके जाओगे तो वो चीज़ रिटेन हो जाएगी, हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारा ने।